हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। तो आज हम अपने अगले लेक्चर के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ लेवल्स हमने पहले क्लासेस में देख लिए हैं, अब आगे जो थे उसको हम एक्सप्लेन करके उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। आई होप आप लोग को पहला लेक्चर और इसका प्रीवियस लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। आप लोग के रिस्पांस हमें मिलते रहते हैं, तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आगे पढ़ाई भी करते रहिए साथ साथ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो थे उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या थे वो? इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर, ये सब हमारे मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने यहाँ पे हिंदी भी प्रिफर करते हैं हमेशा आपके सहयोग के लिए। आपको इससे इजी हो जाएगा, आपको स्टडी प्रिपेयर करना, स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हम इसे हिंदी भी साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडिविजुअल इकाई, पॉपुलेशन आबादी, कम्युनिटी समुदाय, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम और बायोस्फीयर अर्थात जैवमंडल, ये हमारे मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से कुछ हमने कम्युनिटी तक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये देख लिया है। आज हम देखने जा रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। What is ecosystem? Ecosystem क्या होता है? An ecosystem is defined as structural and functional unit of biosphere consisting of community of living beings and physical environment, both interacting and exchanging materials between them. ये सब क्या है? इंटरेक्शन है और किस पे? एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल्स है। किस पे कौन कौन ये कर रहा है? इकोसिस्टम डिफाइंस एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को और डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट, बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल्स बिटवीन देम। किसका आदान प्रदान होता है, किसमें आदान प्रदान होता है, यहाँ पे आप अच्छे से और समझ सकते हैं। जीवित प्राणियों के समुदाय और भौतिक वातावरण दोनों के बीच परस्पर क्रिया और आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। ये इसका मेन पर्पस होता है, इसका मुख्य काम होता है आदान प्रदान होता है किस पे? जीवित प्राणियों के समुदाय और भौतिक वातावरण। ये इसके दो मेन यहाँ पे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इट इंक्लूड्स प्लांट्स, trees, animals, fish, birds, microorganism, water, soil and people। इसमें क्या क्या पाया जाता है इकोसिस्टम में? जिसमें पेड़ पौधे, जानवर, मछली, सूक्ष्म जीव, पानी, मिट्टी, लोग सभी शामिल होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में हर तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके बारे में और आगे देखते हैं कि इसमें और डिटेल में क्या क्या दिया हुआ है। इकोसिस्टम को जानते हैं। आप इमेज के थ्रू भी इकोसिस्टम को समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कैसी होती हैं। ये जो आपका बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है, सबसे आउटर मोस्ट सर्कल है, ये आपका पूरा इकोसिस्टम को बता रहा है। इसके अंदर आप जाते जाएंगे तो क्या दिखेगा आपको? यहाँ पे सूर्य है, आखिर यहाँ पे सोलर रेडिएशन हो रहा है, यहाँ पे आपको एनर्जी मिल रही है, सोलर एनर्जी मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, ताप मिल रही है। यहाँ पे क्या है? डिस्टर्बेंसेस वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे प्रदूषण हो सकता है, क्या जंगलों में जो आग लग जाती है, दावानल जिसे कहते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, बाढ़, पानी, ये सब चीज़ें भी आती हैं। मतलब प्राकृतिक आपदाएं भी एक तरीके के डिस्टर्बेंसेस हैं, और मैन मेड जो ह्यूमंस करते हैं वो भी एक तरीके के डिस्टर्बेंस में आएंगे। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? मॉइस्चर अर्थात बादल, पानी, ये चीज़ें भी आएंगी इकोसिस्टम के अंदर ही। हमें अगर यहाँ पे सनलाइट है तो हमें पानी की भी ज़रूरत है। अब उसके अंदर अगर हम छोटे सर्कल में देखें इसमें, तो इसमें क्या आएंगे? इसमें हैबिटेट दिख रहा है आपको। हैबिटेट मतलब रहने का स्थान। किसके रहने का स्थान? इसमें बहुत सारे जीव जंतु आएंगे जो यहाँ पे
निवास करेंगे, वो चाहे थल पे हो सकते हैं या फिर जल पे हो सकते हैं। इस तरीके से उनका हैबिटेट होगा, वो अपने हैबिटेट मतलब अपने रहने के स्थान जहाँ पे वो अपना जो सर्वाइव कर सकते हैं, वो जीवन व्यापन करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के जीव जंतु हो सकते हैं, प्राणी हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप छोटे सर्कल में आप आएंगे, जो रेड वाला सर्कल है इसके अंदर आप देख रहे हैं प्लांट कम्युनिटी। ये सबसे क्या होता है, प्राइमरी कम्युनिटी होता है। इसमें आपको क्या क्या दिखाई देंगे, प्लांट्स दिखाई देंगे। इसमें कई तरीके के प्लांट आएंगे, छोटे बड़े जो भी होंगे। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे हमको, प्लांट्स से ही तो मिलते हैं, है ना। तो ये हमारा प्राइमरी कम्युनिटी कहलाएगा। इसमें और आप देख सकते हैं कि इस इकोसिस्टम के में अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, मिनरल्स भी मिलेंगे, कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, और बहुत सारी मिनरल्स। मिनरल्स क्या क्या होते हैं आप अच्छे से समझते होंगे, और नहीं समझते हैं तो एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा कि मिनरल्स क्या क्या होते हैं, ताकि आपको अपने और अच्छे से नोट प्रिपेयर करने में मदद मिले। ठीक है। सॉइल ऑर्गेनिजम्स, सॉइल में क्या क्या पाए जाते हैं, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसे फर्टाइल बनाते हैं। उसमें जो भी सड़ी गली चीज़ें होती हैं उसे कंपोस्ट खाद में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। इस तरीके से उसमें माइक्रोब जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ते जाएंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा और इमेज दिख रहा होगा, क्या क्या है यहाँ पे इकोसिस्टम में, यही चीज़ें आएंगी। यहाँ पे लोग हैं, मछलियाँ, प्लांट्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे, लिविंग थिंग्स आएंगे, सॉइल आएगा, और यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें पूरे इकोसिस्टम। यहाँ पे आपको सन दिखाई दे रहा होगा, जो हमने यहाँ भी देखा, सोलर रेडिएशन है, टेम्परेचर है, पानी है, ये सब चीज़ें इकोसिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, इसके बीच में कुछ डिफरेंस हैं, उसको हम छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट वो एक डेफिनेशन के फॉर्म में था। आप यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझ लेते हैं। इकोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स रिलेशनशिप विथ कॉलेज। एक कॉलेज है और एक स्टूडेंट है, उसके बीच में जो वो लोग स्टडी करेंगे, इकोलॉजी वो कहलाएगा। पारिस्थितिकी क्या होता है, कॉलेज के साथ छात्र के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन, ये क्या कहलाएगा, कॉलेज कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है। अब उससे बड़ा क्या होगा, इन्वायरमेंट होगा। अब कॉलेज के अंदर स्टूडेंट थे, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, वो हमारा इकोलॉजी कहलाया। अब जब हम थोड़े विस्तृत रूप में, बृहद रूप में जाएंगे तो क्या मिलेगा, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, कॉलेज वेयर स्टूडेंट स्टडीज। अब कहाँ स्टडी कहाँ होगी, कॉलेज पे होगी, वो उसका पर्यावरण कहलाएगा। कॉलेज जहाँ छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, वो उसका स्टूडेंट का पर्यावरण कहाँ हो गया, कॉलेज। पूरा कॉलेज कैंपस को आप यहाँ पे ले सकते हैं। पूरा कैंपस, होल कैंपस जो होगा वो, उसमें आपके क्या क्या होंगे, आ जाएंगे, कॉलेज आ जाएगा, प्लेग्राउंड्स आ जाएंगे, आपका हॉस्टल आ जाएगा, आपका बहुत सारी चीज़ जो भी आप कॉलेज में आपके देखते हो, स्कूल में आप देखते हो, वो आपका क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट कहलाएगा। और यहाँ पे क्या था, एक छोटा सा इकोलॉजी समझ लो, आप क्लासरूम में बैठे हो और आप स्टडी कर रहे हो क्लासरूम में बैठ के, तो वो आपका इकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है। अब इकोसिस्टम में क्या आएगा, इकोसिस्टम सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द स्टूडेंट लाइक टीचर, अदर स्टूडेंट एंड बुक्स एक्सेट्रा ऑल्सो। पारिस्थितिकी तंत्र, छात्र के आसपास की परिस्थितियों का समूह, जैसे शिक्षक, अन्य छात्र और किताबें इत्यादि, ये सब मिलकर क्या कहलाएंगे, उसके इकोसिस्टम कहलाएंगी। ये सब चीज़ें उसके आसपास जो भी परिस्थिति आएगी वो उसका क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। वो वहाँ पे कैसे सरवाइव करेगा, ये उस पर डिपेंडेंट करेगा, उसके इकोसिस्टम पे। ठीक है। और उस इकोसिस्टम में और भी कौन कौन लोग हैं, जैसे वहाँ पे आसपास शिक्षक हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी होगी, कुछ और उसके छात्र समूह होंगे, छात्र मतलब मित्र होंगे, वो सब चीज़ें उसके आसपास हैं, और वो उनकी लाइफ में भी क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। तो वो कैसे इफ़ेक्ट करेंगे उनके साथ, वो कैसे इंटरेक्ट करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा आप इसको नोट्स वगैरह अच्छे से बनाएं और प्रिपेयर करें, ताकि आपको समझने में और आसानी हो।
कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। हमने इकोसिस्टम देख लिया क्या होता है, अब उसके कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट आर सेम, दोनों के घटक क्या हैं, समान हैं। कौन कौन से घटक हैं, हमने पहले भी देखा है इसमें एनवायरनमेंट में बायोटिक एंड अबायोटिक। अबायोटिक और बायोटिक यहाँ पे दो मेन कंपोनेंट्स हैं और उसके सब कंपोनेंट्स भी हैं। जैसे यहाँ पे अबायोटिक में क्या क्या आएगा, एनर्जी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, मटेरियल्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सेट्रा। एंड प्राइमरी बायोटिक में कौन कौन से आएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। आपको एनर्जी, रेनफॉल वगैरह, टेम्परेचर वगैरह तो सब समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड के बारे में अगर जानना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ग्लोब दिया हुआ है, ग्लोब है हमारे इमेज में, ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मतलब क्षैतिज रेखाएं, लॉन्गिट्यूड मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ये जो खड़ी लकीरें हैं ऊर्ध्वाधर हैं वो लॉन्गिट्यूड कहलाता है, और जो क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है, वो लैटिट्यूड है। अब यहाँ पे हुआ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसका आप लोग डिटेल अगर नहीं जानते हैं तो इसको थोड़ा सा समझें और इस पर जाएं ताकि आपका नॉलेज और बढ़े। हम इस पर, हमारा वो टॉपिक नहीं है इसलिए हम उसको अभी स्किप कर रहे हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्यों बनाया जाता है, उसका उपयोग कहाँ है और क्या क्या उपयोग होते हैं हमारे लाइफ में, उसका भी उपयोग होता है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूँ तो लॉन्गिट्यूड के उपयोग हमारे समय को बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग समय निर्धारित किया जाता है, वो इसी रेखाओं के सहारे से किया जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे आप एल्टीट्यूड देखें तो एल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई होती है। कहाँ की ऊंचाई होती है, किसी एक निश्चित स्थान से। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा बिंदु है, तो यहाँ से समझ लो यहाँ पे कोई बलून है, कोई या जहाज है, कोई प्लेन है, तो यहाँ पे क्या है, इस रेखा से जो कोण बनेगा, जो ऊंचाई होगी, वो उसका एल्टीट्यूड कहलाएगा। इसका इस स्थान से जो ऊंचाई होगी वो उसका एल्टीट्यूड कहलाएगा। ये कैसे भी हो सकती है, ये सी लेवल से हो सकती है। ऊंचाई कैसे नापा जा सकता है, किसी चीज का एल्टीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है कि उसकी ऊंचाई कैसे हम निर्धारित करें, तो हम उसको सी लेवल से ले सकते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई ले सकते हैं, या फिर किसी निश्चित स्थान से ले सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन, तो आप जनरल हर कोई गया ही होगा रेलवे स्टेशन, वहाँ पे आपको छोटा बोर्ड पे अक्सर दिखाई पड़ता होगा समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, सी लेवल से ऊंचाई या समुद्र तल से ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। तो वो उस स्थान की, समझ लीजिए आप जिस स्टेशन पे खड़े हैं वो समुद्र तल से उतनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, वो होता है एल्टीट्यूड। अब जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे कोई पतंग आपके हाथ पे है, आप पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये उसका एल्टीट्यूड कहलाएगा। इस स्थान से यहाँ तक आपका ऊंचाई जो होगा वो उसका एल्टीट्यूड होगा, पतंग का एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, इस तरीके से छोटा सा एग्जांपल है। आगे देख लेते हैं क्या है हमारे पास और। हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उसको हम कैसे डिफाइन कर लेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। इस पे बहुत डिटेल में हमको स्टडी करनी है, बट यहाँ पे छोटा सा आप सेंटेंस लिख के आप जस्ट एज अ नोट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, ये क्या होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे। एंड कंज्यूमर क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स प्रोड्यूसर्स और रेदर कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये हमारे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर कहलाएंगे। हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स
It includes living organisms like plants, animals, and microbes and are classified according to their functional attributes into producers and consumers. इसमें पौधों, जानवरों और रोगाणुओं जैसे जीवित जीव शामिल हैं और उन्हें कार्यात्मक गुणों के अनुसार उत्पादकों और उपभोक्ताओं में वर्गीकृत किया गया है। कैसे किया गया है, चलिए देख लेते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वे मूल रूप से हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया और शैवाल होते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ हैं। क्या है, असमर्थ हैं। वे पौधों, जानवरों या दोनों से प्राप्त जैविक भोजन पर निर्भर हैं। कंज्यूमर क्या करेंगे, वो प्लांट्स खाएंगे या फिर एनिमल्स भी खाएंगे। ठीक है, कंज्यूमर्स के बारे में हम फूड चेन में और अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक अभी सिर्फ कंपोनेंट्स पे है, तो इसलिए हम फूड चेन को यहाँ पे शामिल नहीं कर रहे हैं। वरना ये कंज्यूमर जो हैं आपको डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसको भी यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं, क्योंकि फूड चेन में आपको कंज्यूमर बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि उसमें आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी में क्या होंगे, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी सेकेंडरी और टर्सरी में, और उनका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बॉटम टू लो, अप टू बॉटम ऐसा होता है। जैसे आपको प्लांट से कहाँ जाएगा, प्लांट से जाएगा आपके सेकेंडरी पे। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स के थ्रू सेकेंडरी में जाएंगे, सेकेंडरी के बाद उसमें कहाँ जाएंगे, वो टर्सरी पे जाएंगे। वैसे ही उनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। वो कैसे आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पे वो ट्रांसफ़र होते जाता है। तो वो कंज्यूमर हम फूड चेन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना देख सकते हैं। मैक्रो कंज्यूमर हमने यहाँ पे देखा। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने देखा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर को यहाँ पे हम दो भागों में डिवाइड करने वाले हैं। कौन कौन से दो भाग होंगे, वो होंगे मैक्रो कंज्यूमर। पहला है मैक्रो कंज्यूमर, दे फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ एंड आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड सोर्सेज। ठीक है, वे पौधे या जानवर या दोनों पर भोजन करते हैं और उन्हें खाद्य स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। मैक्रो कंज्यूमर वो होंगे जिसमें ये तीनों चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इमेजेस के थ्रू भी आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे एनिमल्स हैं। हर्बीवोर में क्या होंगे, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स खाएंगे, ठीक है, वो हर्बीवोर कहलाएंगे। अ हर्बीवोर इज एन एनिमल दैट ईट प्लांट्स, जैसे काउ, शीप, रैबिट, हॉर्स एक्सेट्रा। ठीक है, बाकी सब आप जानते होंगे, इमेज के थ्रू आपको समझ में आ ही गया होगा। कार्निवोर क्या होंगे, जो मांसाहारी होंगे, जो मांस खाते होंगे, एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते होंगे, जैसे वुल्फ है, स्नेक है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, टाइगर है, ये सब चीज़ें आएंगी। ओमनीवोर मतलब जो प्लांट्स भी खाते हैं और मांसाहारी भी हैं, मतलब वो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर कहते हैं। ठीक है, ओमनीवोर एनिमल्स बोथ ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, जैसे इसमें पिग है, फॉक्स है, बियर है। ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। सेकंड है हमारा माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स क्या कहलाएंगे, दे आर बैक्टीरिया। माइक्रो से हमको माइक्रो वर्ड से ही समझ में आता है कि छोटे होंगे। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, छोटा, बहुत ही सूक्ष्म। दे आर बैक्टीरिया एंड फंगी विच ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। by decomposing dead organic substances of plant and animal origin। वे बैक्टीरिया और कवक हैं जो पौधे और पशु मूल के मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स
which are released in ecosystem and reused by producers and thus recycled. अकार्बनिक पोषक तत्वों के रूप में अपघटन के उत्पाद जो पारिस्थितिकी तंत्र में जारी होते हैं उत्पादकों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। माइक्रो कंज्यूमर का मतलब क्या है, वो उनका काम क्या है, यहाँ पे आपको वही देखने को मिल रहा है कि वे बहुत ही सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं या कवक होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है, या पशु मूल के मृत जो पौधे और पशु मूल के मृत कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, विघटित करने का काम करते हैं और उन्हें बहुत ही छोटे छोटे कणों में विघटित कर देते हैं ताकि वो क्या बन सके, खाद बन सके। खाद मतलब कंपोस्ट बन सके, ठीक है। और उसी चीज़ों का उपयोग कहाँ करते हैं हम, मिट्टी में फर्टिलिटी लाने के लिए करते हैं, ठीक है। कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है ना। इसी तरीके से वो क्या होते हैं, रिसाइकल हो सकते हैं। जब वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो वो फिर कहाँ चले जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे, वो सॉइल पे चले जाएंगे। सॉइल से फिर क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसके उसमें वापस मिल जाएंगे। उसके थ्रू वो दूसरे प्लांट्स में क्या होंगे, अरे पहले अब क्या हुआ, अब कंपोस्ट के बाद वो कंपोस्ट कहाँ जाएगा, दूसरे प्लांट्स में जाएगा, नए प्लांट्स जो बनेंगे उन पे जाएंगे। उसके बाद फिर वो कहाँ जाएगा, कंज्यूमर्स के पास जाएगा। इसी तरीके से वो क्या हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। और इस तरीके से ये हमारी चेन चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा इमेज है, इसमें आप माइक्रोब्स दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मशरूम है, फंगाई, अर्थवॉर्म है, केचुआ, ठीक है। इसमें क्या इंसेक्ट्स हैं, ये भी आपका जाना पहचाना इंसेक्ट है। बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। किसको, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आपको एनिमल दिखाई दे रहे होंगे, फंगस दिखाई दे रहे हैं। इसमें से कौन से हैं जो डिकम्पोजर्स हैं। 2 सेकेंड यहाँ पे रुक लेते हैं और आप तब तक डिफाइन करिए, देखिए कौन से डिकम्पोजर्स में आएंगे। जैसे फील्ड माउस है, अर्थवॉर्म है, बैक्टीरिया है, ब्लैक बर्ड, फंगी, पोटैटोज, इसमें से कौन कौन से हैं जो क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब तक आपने छांट लिया होगा, इसमें सेलेक्ट कर लिया होगा कि डिकम्पोजर्स क्या क्या हैं। यहाँ पे क्या है आंसर में, अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब चीज़ें क्या आएंगी, डिकम्पोजर्स में आएंगी, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम का टॉपिक यहाँ पे हम एंड करते हैं। हमारा ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का 2 पॉइंट और बच गया है, जैसे बायोम एंड बायोस्फीयर, उसको हम आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इकोसिस्टम क्लियर हो गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होने के बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि एनवायरनमेंट के बेसिक टॉपिक्स हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, स्टे हैप्पी, stay focused and connected via our YouTube channel Dhairya Classes. Subscribe this channel for more updates. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।